is not in hand of your doctor, it's with you. See, in places like Bangalore, people are so much busy that they don't have couple time. They don't have time to have regular sex. Every month they follow a lot of myth. Don't eat pineapple, don't eat papaya, don't sit down, don't do this exercise. Please, till you get pregnant, don't behave as a pregnant. You can preserve your egg. So don't spoil the remaining goodness. If your marriage is not in your plan, go for preserving of your egg. See, 100% तो कुछ भी नहीं है लाइफ का, लेकिन it's better and 100% success is not there, but it's better than nothing. There is some solution. There is a lot of negative perception in the society because still they take bearing a child as a performance pressure rather than just the function of reproductive organ. So get out of menopause phobia. It is not going to squeeze beauty of life out of you. और ऐसी 3 चीजें बताइए जो हर एक प्रेग्नेंट वुमेन के बैग में होनी चाहिए. They should have one snacks का डब्बा, healthy snacks का डब्बा, जिसमें एटलीस्ट रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स या कुछ फ्रूट्स रहे उसके पास. They should always carry a. क्या आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई हो और डॉक्टर ने आपको यह कहकर घर भेज दिया हो कि आप स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा, लेकिन महीने बीत गए, साल बीत गए और रिजल्ट आज भी वही है, 0. तो दोस्तों, जब रिपोर्ट नॉर्मल हो और फिर भी उम्मीद पूरी ना हो रही हो तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम रिपोर्ट में नहीं, हिडन लेयर्स में है जिसे एक आम नज़र नहीं देख पाती. 2026 में भी इनफर्टिलिटी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ऐसे साइलेंट किलर हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी से पकड़ में नहीं आते. इन्हीं हिडन ट्रूथ्स को एक्सपोज करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपमाला. 20 इयर्स का मैसिव एक्सपीरियंस और हजारों सक्सेसफुल केस. आज हम डॉक्टर दीपमाला से वो सवाल पूछेंगे जो शायद आपने अपने ही डॉक्टर से पूछने की हिम्मत नहीं की है. क्यों नॉर्मल रिपोर्ट्स के बाद भी मिसकैरेज हो जाते हैं? क्यों आजकल 25 इयर्स की गर्ल्स को भी मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं? क्या आपका लाइफ स्टाइल आपके एक्स को प्रीमैच्योरली एजिंग कर रहा है? और क्या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी सच में अनएक्सप्लेनेबल है या फिर ओनली लैक ऑफ नॉलेज है? और क्या एआई और रोबोटिक्स से अब 0 कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी पॉसिबल है? तो हम इन सारे सवालों के जवाब आज डॉक्टर दीपमाला से जानेंगे. तैयार हो जाइए एक ऐसे कन्वर्सेशन के लिए जो आपकी मदरहुड की जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगी. और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. चलिए मिलते हैं डॉक्टर दीपमाला जी से. वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर दीपमाला जी. थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पे आई और अपने बिजी शेड्यूल में से आप तुरंत अभी ऑपरेशन थिएटर से आ रही हैं डायरेक्टली. सो आई एम सो ग्रेटफुल कि आप हमारे इस सोलफुल मॉम्स की कन्वर्सेशन पे आई. थैंक यू सो मच मैम. Thanks a lot. Pleasure is all mine. And I'm really happy to share this space with her. She is my patient and very lovely one. She has really motivated me in many a times and I motivated her. So I think that, and I have managed her pregnancy journey. So you can think when they come back after 8 years, 9 years, it feels job done well and it keeps us inspiring to do well further also. So pleasure is all mine. Thank you and thanks a lot for this. सो थैंक यू सो मच मैम. तो मैम, जैसा कि आपके बारे में तो आई थिंक बैंगलोर में मोस्ट ऑफ द वुमेन्स तो जानती ही होंगी, बट स्टिल आप हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है तो इस पे आपके जो वीडियो जो है वो अक्रॉस वर्ल्ड आपकी वीडियो जाएगी, तो आप अपने बारे में जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए. बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन बस वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माइन एंड आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ इट. मैं बहुत छोटे से प्लेस, बिहार के एक बहुत से छोटे से विलेज से हूँ, पिपरिया. हार्डली किसी ने नाम भी सुना होगा. एंड आफ्टर दैट, और मैं सबसे फर्स्ट किड हूँ अपने पूरे जनरेशन की. तो समझो कि सारे मेरे अंकल आंट सबकी शादी तभी हुई जब मैं ऑलरेडी एटलीस्ट 5-6 इयर्स की थी. तो उनके बच्चे भी ऑलमोस्ट, मैंने सब कजन को हर एक के मॉम के डिलीवरी में थी. और जब कोई भी वो ग्रीन गाउन पहनकर ऑब्स्टेट्रिशियन आती थी तो शी वॉज ऑलवेज माई हीरो.
मैं अपनी छोटी सी आंखों में बड़े सपने देखती थी कि मैं भी इनकी तरह एक दिन डॉक्टर, डिलीवरी डॉक्टर बनूंगी। मुझे कोई भी पूछता था क्या करना चाहते हो, तो मुझे उस समय ऑब्स्टेट्रिशियन वर्ड पता नहीं था। फिर भी एक चीज मैं जानती थी, जब भी बनूंगी डॉक्टर, और उसमें भी डिलीवरी डॉक्टर। मेनी टाइम्स पीपल यूज्ड टू से इन माय विलेज, अरे दाई माँ भी कर लेती है। तो मैंने कहा मैं उनकी सेफ डिलीवरी करवाऊंगी और मदर और बेबी को हमेशा हेल्दी दूंगी। एंड दैट्स माय गोल टिल टुडे आल्सो। So obstetric is not just my profession, it's my passion. And my mother, she was illiterate. People used to say, why do you invest so much in your daughter's education? Why not keep money for her dowry? More she will learn, more she will be educated, and more you have to pay for her dowry. ज्यादा पैसा लगेगा शादियों में। उन्होंने कहा ना, मेरी बेटी पढ़ेगी और मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। सो इट इज कंबाइंड ड्रीम ऑफ बोथ मी एंड माय मदर। सो एंड टुडे आल्सो शी इज वेरी प्राउड इन not so good faith. She keeps motivating. See from where you started and where you have come. Journey is beautiful. There might be setback, but it's not done. You should do the best what you can do, and I keep doing that. At the end, safe mother and safe baby is not profession, it's my passion and very, very close to the heart. Very nice, ma'am. It's so inspiring. Really, मतलब belonging from the village, वो भी बिहार जैसे, Correct. जहाँ पे मतलब गर्ल्स एजुकेशन को लेके तो इतना ये कि गर्ल्स को क्यों पढ़ाना, Correct. जैसा कि आपने बताया मैम। और वैसे माहौल से बाहर निकल के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना, और आप मतलब आज आप इस पोजीशन पे है कि बैंगलोर में मोस्टली मतलब जिसके मुंह से सुनो सब जानते हैं दीपमाला को। हु इज दीपमाला? मदरहुड हॉस्पिटल की फेमस डॉक्टर, हीरो दीपमाला। तो वेरी नाइस मैम। तो मैम आपने जैसा बताया कि आप पिपरिया बिहार से बिलोंग करती हो, वहां पे आपने वो फेज देखा है जहाँ पे घर में डिलीवरी हो जाया करती थी, दाई माँ आती थी, डिलीवरी करती थी। आई थिंक उस समय इतने डॉक्टर्स भी, लेडीज डॉक्टर्स भी नहीं होंगी। तो उस वहां से लेके और यहाँ आपके बैंगलोर तक का सफर, एक डॉक्टर बनने का सफर, और आपका जो भी मोटिवेशन पॉइंट रहा, मतलब वो क्या था जिसने आपको किक किया कि नहीं मुझे ये बनना है और मुझे ये करना है? देखो, बचपन से बहुत गुड पार्ट ऑफ चाइल्डहुड बहुत छोटे से विलेज में था। करेक्ट कि दाई माँ डिलीवरी करवाती थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। एटलीस्ट 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल उधर नहीं थे। तो मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी जर्नी बहुत लेडीज के लिए सेकेंड बर्थ था। Many a people I have seen my neighbors and all, पड़ोसियों में लाइफ मैंने बच्चे का या माँ का जाते देखा है। तो डिलीवरी तो दाई माँ भी करवा रही थी, लेकिन जब भी मैं डिलीवरी के बाद रोना सुनती थी तो मुझे यही लगता था ना, मैं सेफ डिलीवरी करवाऊंगी। एंड इफ यू सी फ्रॉम 1980 to 2026, maybe many a people thought like me, and mortality and morbidity rate of mother and infant, small baby, has reduced drastically in India. And this is the good job or motivated thoughts or decision taken by many a young girl like me, and we are now top notch in maintaining lowest maternal and child mortality and morbidity. अब pregnancy और childbirth rebirth नहीं है, it is a joyful phase for maximum 99.99% of the people, and that has this to do well to make delivery safe has inspired me since my childhood. वेरी नाइस मैम। सो मैम जो आपने मतलब उस टाइम पे देखती थी कि लेडीज रो रही हैं, और आज आप जब डिलीवरी कराती हो तो इतना खुशी का माहौल होता है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत प्राउड, डेली मुझे अच्छा लगता है। मैंने बताया ना कि माय हस्बैंड कीप सेइंग, डेली तुम डिलीवरी ही करवाती हो, फिर भी बिना हॉस्पिटल और लेबर रूम पहुंचे तुम्हारा खाना नहीं पचता। यस, इट्स माय हैबिट, एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। I want to keep doing as long as I can do it. Very nice, ma'am. And I'll show you guys कि मैम के पास कितने सारे appreciation कार्ड्स और लेटर्स हैं, कि मैम का पूरा केबिन भरा हुआ है
Thank you. वेरी वेरी नाइस मैम। तो मैम जैसा कि ये तो हमने आपकी जर्नी की बातें की, आप क्या आपका मोटिवेशन पॉइंट रहा, किस तरह से आपने ये डॉक्टर की जर्नी को स्टार्ट किया, तो आप अपने टाइम पे बताएंगे क्या कि आपने जब मेडिकल की स्टडी की थी उस टाइम पे आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए थे? देखो, बिहार से मैंगलोर आना रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ गट्स फॉर माय पेरेंट्स ऑल्सो, कि आप जहां पर आप लड़की को अकेले शॉपिंग के लिए नहीं भेज रहे हो और वहां आप टोटली अपोजिट वेरी फार अवे स्टेट भेज रहे हो। तो इट वॉज देयर गुडविल, देयर कॉन्फिडेंस इन मी, और बिकॉज ऑफ दैट आई केप्ट डूइंग वर्क हार्ड। इनफैक्ट अगर अभी भी मेरे कॉलेज में पूछो तो यही कहेंगे, इसका मैक्सिमम टाइम लेबर रूम, ओपीडी कॉरिडोर, आईपी कॉरिडोर और ऑपरेशन थिएटर में ही गया है। तो till now also my 80% of time is spent there also and there only. So it feels good. I want to keep doing. I feel that it was not challenging. Every step was learning for me and I kept on learning more and more from each step, each challenges, each hard work. सो गुड। और मैम जैसे कि इंडिया में बात की जाती है कि जो हर एक 100 लोग पे कहें तो 1 डॉक्टर बहुत कम है रादर देन यहाँ की जो पॉपुलेशन है, तो इसके रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते होंगे। नहीं, ये मिथ है। ओह, All I keep getting calls from all over world. या सारे यूरोप कंट्री में लोग कहते हैं कि उनको डॉक्टर से मिलने के लिए लॉन्ग अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तभी से ऑब्स्टेट्रिशियन का भी वो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। और मेरे जितने भी ओल्ड पेशेंट हैं, शायद बहुत कम रातें ऐसी जाती होगी जहां पर उनका कॉल मैसेज नहीं कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इंडिया में बहुत अप्रोचेबल है, अभी भी इंडियन डॉक्टर्स आर मोस्ट अप्रोचेबल। अदरवाइज यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द यूरोप, यूएस, देयर इज ए लॉन्ग क्यू टू मीट स्पेशलिस्ट। हियर यू मीट विद इन आवर्स। So no, India is much better. That's why it is now healthcare tourism is developing more and more in India. People come from Dubai, Singapore, Malaysia. Many my old patients come from US to get their treatment surgery done here because it is cost effective, very cost effective, and they can get it done easily without much hustle in less time. So Indian health system has improved a lot. ओह नाइस, वेरी In a नाइस। small place also, if you see, there are MBBS doctors and all. So yes, India में पहले कम था. ओके, That's why we are seeing that कि COVID was best managed here. या रियली That's why every decade, infant and child health index is improving. So that was the past. Present is really nice. वेरी नाइस मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया ये बात कि मतलब शायद बहुत सारे लोग, मोस्टली 80% लोग का यही रोना है कि नहीं इंडिया में तो क्या है, इंडिया में तो डॉक्टर ही नहीं है, रूरल एरिया में जाइए डॉक्टर ही नहीं है। और आप बहुत क्लोजली इस प्रोफेशन में काम करती हैं और आपने इतने अच्छे से बताया, तो क्या आप इस पॉइंट पे और थोड़ा डिटेल में एलोबरेट करेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि बाहर में कैसे लोग किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं और हमारे इंडिया में वो कितना इजीली अवेलेबल है? देखिए, आजकल क्या हुआ है कि इन आयुर्वेदा ऑल्सो दे हैव इंटीग्रेटेड दिस एलोपैथी प्रोग्राम। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ नाउ ट्रीटिंग द माइनर एलिमेंट्स दैट वेयर अर्लियर डिफिकल्ट। और बहुत सारे MBBS डॉक्टर को हायर स्किल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि जब वो अपने विलेज जाएं तो एटलीस्ट बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम को टेक केयर कर सके और अप्रोप्रिएट रेफरल टू द बिगर सिटी। मोस्ट ऑफ 2 tier cities or small town also has hospitals, pretty big hospital. तो अब अगर आप जाओ अपने गांव भी तो देखोगे कोई ना कोई डॉक्टर आपको मिलेगा जो प्रैक्टिस गांव में कर रहा है, क्योंकि अब वो अपने सेटअप में प्रैक्टिस कर रहा है. इट इज एफोर्डेबल फॉर देम एंड इट इज helpful for the community, their community or their own people also. So healthcare system with so many new medical colleges, just like AIMS, earlier it was one AIMS,
Now AIMS is at most of the, if you see Indian state capital, तो उसी तरह से चेन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैज इंक्रीज्ड, आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैज इंक्रीज्ड. सो जो मैं बचपन में देखती थी कि एटलीस्ट 40-50 किलोमीटर वाला, आजकल तो हर एक 5 to 10 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट मिल जाएगा. एंड बेसिक MBBS डॉक्टर और आयुर्वेदा डॉक्टर इज अवेलेबल एवरी 2 to 3 किलोमीटर. So because of increasing medical education, increasing medical colleges, and state and government, central government more and more push towards the district, very equipped district hospital that have all the possible medicine and facility, highly equipped and facility for surgery. Nowadays, because of this strong protocol or strong surveillance, doctor availability is also very good. That's why healthcare system has improved in India a lot. Just wait and watch for another 15 years. India will be the topmost. तो मैम हमने तो अभी बहुत सारी बातें की मेडिकल सिस्टम के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में. नाउ विल कम टू द पॉइंट, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी स्पेशलिटी है. तो मैम आजकल सब लोग इतने मतलब बिजी हो गए अपनी लाइफ में, अपने करियर बनाने में कि, और कहा जाता है कि 30-35 के बाद प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हो जा रही है. और आजकल ओवेरियन बायो हैकिंग की बातें चल रही हैं. तो क्या ये सही है कि ओवरीज की एज को रिवर्स किया जा सकता है? Ovary के, see, every girl child at the time of birth they have fixed ovarian reserve. अगर मैं कहूँ ओवरी को एक egg of the basket है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये एग्जॉस्ट ही होता है rather than कि increasing or bringing it back. So there are so many, just like stem cell therapy, PRP, all those are done, but they are not regenerating the oocytes. वो लोग जो बचा रह गया है उसको बेटर हेल्थ में लाते हैं ताकि उसको यूटिलाइज कर सकें चाइल्ड के लिए. तो ovaries can't be regenerated. This is not possible because it is fixed at the time of birth itself of a female child. Only remaining cells, see, all of us work very hard to reach to certain stage in our profession. अगर देखो तो competition is too high at 5th, 6th, 7th standard, 10th standard. We always say that these people are very squeezed out. What I was reading in 10th, 11th, my son is reading is in 7th and 8th standard. Yeah, right. So they are really squeezed out. And to do pretty good in education, they are losing their this one, exercise, physical activity. Young kids are stressed out. So it's not just the stressed out is a simple depression or anxiety. It affects other system. And ovary is the first to protest because ongoing stress of almost, if I see they start taking stress at the age of 5th or 6th standard, that they are 8th or 7 years, and then that continues in job also. It affects ovary, it damages the ovary. Just like if you see young hypertension, young diabetes, people are getting premature ovarian failure or limited ovarian egg reserve. तो उसको अब लिमिट तो हो गया है स्ट्रेस, उस समय तो नहीं कह सकते कि तुम्हारा ओवरी डैमेज हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो जा, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले. दैट टाइम दे वांट टू डू वेल एंड वी सपोर्ट दैट. और उसके बाद by the time they settle in job, nowadays everyone is getting married after 30, 35. So by the time they reach here, at least 30-40% people have very reduced ovarian reserve. One is so much competition, so much struggle to reach certain stage, and then late marriages. Just like 35 in my mother's time was like they can't, it is time to become grandma. But nowadays we are getting married, so it has side effect and we can't regenerate, but whatever is there remaining, we can make the quality better so that it can help us in achieving healthy child. ओके. एंड मैम जैसा कि अभी आपने बोला कि स्ट्रेस होने की वजह से आजकल 5th 6th में गर्ल्स को इतना स्ट्रेस हो रहा है ये वो, तो आजकल देखा जाए तो बहुत अर्ली एज में भी जो लड़कियां बहुत छोटी हैं जैसे 5th 6th में ही उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ डिटेल में बताएंगे?
Yeah, example is at my home only, my own daughter, Oh. gynecologist daughter. So, see, these days, post-COVID, Oh. there is a lot of change. Physical activity has reduced a lot. At least 95% of kids are spending at least 3 to 4 hours on phone or screen. Oh. So every day they don't go to play out, they prefer to hang on with their phone. So with reducing physical activity, India is now fourth economy. So obviously paying capacity of every parents has gone up. That's why every home, at least weekly, twice, thrice, they eat outside. Most of birthdays, if you see, there is filled with burger, pizza, noodles. So since small age, in place of depending on healthy diet because of limited affordability, that was the case when I was growing up. Nowadays, because of side effect of affordability, easily available junk food, health is changing. Physical activity is reducing. That's why childhood obesity, reduced physical activity is changing the biological system. Nowadays, kids of 8 years, 9 years are getting period. And it's because of same thing. Junk food and reduced physical activity. Schools are also more focused on study, less on games. Earlier, at least games was compulsory for everyone. Yeah, right. But now, study, study and study. So a lot of mental work, less physical activity and a lot of junk food. All three are changing the situation. A lot. And with that, climate is also contributing with increasing heat. Earlier in Africa only, people used to get period at 7-8 years. Nowadays, same in India also because of increasing temperature. Oh my God. मैम आपने बहुत डीप में ये सारी बातें बताई एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जैसा कि आपने कहा कि सेम केस एट योर होम ऑल्सो सो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हाउ यू हैंडल योर ओन केस एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द moms for moms who can handle their girl child. See, I am very mesmerized by the Gen Z's, Gen Alphas. The young kid, very confident. I feel that their moms are more panicking in front of me with early period than these kids. They are really smart. And these days, nowadays, it's not the old system of using clothes and all. A lot of nice kid-friendly sanitary napkins are there. We start teaching, just like, see, it's natural. It's natural to have period for a girl child. Only thing I don't say it's natural earlier to have after 10 years, 11 years. So when I told it's natural, then they don't take too much. They feel that it's natural. It happened. We have to manage it. Just like my mom is managing, my aunt is managing, my mommy is managing at her home because they observe all these things, especially girl child. So we have to give them confidence and assurity it's natural. If they can use this type of sanitary napkin, and if they are comfortable, they can change to tampon or cups. So when you say natural, it takes out all this one feeling shy or facing unnecessarily trouble and not sharing with the parents. And father must be involved in care of their girl child. Earlier it was mother's job. Now mother and father both are working. So at least they can share with some of them कि I'm not feeling well. I have the problem. So that if there is any issue, it can be tackled early rather than ignored. So have confidence. Give your child confidence. Focus on her nutrition and her hygiene rather than getting worried. Never ever try to take hormonal injection to stop this natural process. It creates more side effect. So when I told my daughter it's natural, in fact my husband only went and picked her up because I was in delivery room at that time. So she realized nothing. Father is also involved. Father can buy my sanitary napkin and both were fine. Same thing if every home manages, girl child will have confidence rather than suffering silently because of this natural process. So ma'am, just now we talked about the tampon and sanitary pad. तो
टैम्पून क्या ये सेफ है गर्ल्स चाइल्ड के लिए, या अभी तो मोस्टली बहुत यंग लोग भी हैं जो टैम्पून को लेने में बहुत कतराते हैं, दैट इज दे डोंट फील दैट इज सो कंफर्टेबल एट ऑल, तो इसके बारे में आप क्या राय देंगी? मैं तो कहूंगी कि menstrual cup is the best. If you see, one sanitary napkin lasts for years together in planet. It doesn't biodegrade. Tampon is better and cup is reusable. At least pad and tampons are not reusable, cups are reusable. So if everyone uses menstrual cup, so much waste will not, plastic waste will not get generated every month. So एंड कतराते इसलिए हैं कि अभी भी इंडियन सोसाइटी में सी टैम्पोन एंड कप रिक्वायर्स इंसर्टिंग इनसाइड वेजाइना. Right. Many people still stuck with the idea of old people stuck with the idea of virginity and this one hymen. That's why they are not very hesitant to use tampon or cup. So nowadays, but if you ask new generation, they are very prompt. I don't see that any man is there or boys who come for young couple. They are too much stuck with hymen, virginity and all those thoughts. They have grown up from that. So they now trust each other. They are now really looking for other qualities in partners rather than just virginity. So if that is out of question, there is no harm. If you maintain the hygiene, then tampon is also good and cup is the best because it is not going to generate so much waste. वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया और आई थिंक दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर गर्ल्स एंड फॉर मॉम ऑल्सो. सो मैम लाइक जैसा कि आपने बातें की कि बहुत सारे प्लास्टिक वेस्टेज एंड ऑल, तो आजकल नाउ ए डेज वी आर यूजिंग सो मच प्लास्टिक, वी आर ऑब्सेस्ड विद द प्लास्टिक गैजेट्स एंड ऑल, सो डज इट अफेक्ट द गर्ल्स चाइल्ड हेल्थ? Correct, it affects girl child health. Before few minutes before we talked about the reducing the egg Yeah, right. reserve. Yes. That is one of the side effect. If you see increasing incidence of the cancer, that's the side effect. Increasing incidence of, you see that period problem. Many people most of people are having breast tumor. Increased incidence of breast cancer. Many of these are caused by microplastics. That's why as a responsible citizen, we must reduce the use of plastic. Oh. So ma'am, does using the gadgets also reduce the sperm count? Not in hand. Yeah. If it remains your pocket, see, men's scrotum is outside. Have you ever thought that all organ is inside the tummy? Only scrotum is outside? Because sperm production requires lower temperature. Internal temperature is 2 degrees higher than the external. Okay. So scrotum is outside because sperm production requires lower temperature. When you always heat the private part area with phone, or always by keeping in the laptop in the lab, or tight jeans, or nowadays because of geyser we take very hot water bath, or smoking and stress is there in the background. All these are the reason. Earlier we used to think male are not infertile, but nowadays I see 70% of people having low sperm count, and these are all contributed because of this lifestyle. So मैम क्या हम लाइफ स्टाइल को चेंज करके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, या ओवरीज में जो एग हैं उनको और ज्यादा हम हेल्दी बना सकते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करके? Definitely, we can do it. That's why when people come with a little bad report, when they change lifestyle, start taking appropriate multivitamin, we see the change in the quality of the sperm and quantity of the sperm, and 80% of people conceive also with changing lifestyle. Definitely. And whatever egg is remaining in the ovary, if we make ourselves lifestyle healthy with exercise, meditation and food modification, whatever is there, it's good quality, it helps us in conceiving and reduces the risk of miscarriages.
ओके मैम। सो मैम नाउ इट इज लाइक जैसे सब लोग मतलब मोस्टली लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं एंड 30-35 के बाद वो मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद फैमिली प्लानिंग करते हैं एंड दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो एक न्यू कपल के लिए जो लेट एज में मैरिज कर रहे हैं और उन्हें एक बच्चा भी चाहिए और उन्हें अपना करियर भी सही करना है, तो वो किन चीजों को या क्या टेस्ट है या फिर उन्हें क्या अपने ज्ञानों से एक कंसल्टेशन लेना चाहिए? Yes, being prepared is always good. That's why आजकल हम लोग कहते हैं और पीपल आते भी हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, ताकि जो भी मेजर हेल्थ इशू है वो पहले ही सॉर्ट आउट कर लें, so that 9-month journey should be smooth, and before 9 months it should help us in conceiving also. Preconceptional checkup counseling is very very important to smooth for the easy conceiving, smooth 9-month healthy mother and healthy baby. People must go for gynec checkup before planning. मैम तो फॉर न्यू कपल्स कैन यू टेल सम टेस्ट व्हिच इज मस्ट दे हैव टू डू इट? Yes, for the female part they should get their hemoglobin, thyroid, blood sugar. At least they should check their vaccination status of rubella, vitamin D, B12, prolactin and AMH for the ovarian reserve. For the oxidative damage they can do homocysteine and ANA testing also. HIV, HBsAg, VDRL for both husband and wife. For the male counterpart, doing semen analysis is very important. Doing general health check of blood sugar, thyroid, hemoglobin, lipid profile is important, so that because these things are going to affect the sperm quality and egg quality. So these are the basic tests. At least both husband and wife should get it done before planning to conceive. ओके एंड मैम सपोज आपके पास कोई कपल आता है जिसका सब कुछ टेस्ट नॉर्मल है फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, then That's what the that- most common thing these days we say. Everyone coming to me these days has a lot of knowledge from family, friend and internet. So they don't need knowledge. But I always say either your mind can get pregnant with junk knowledge or uterus. So when you come to a doctor, listen to us. Let us help you in terms of medical things. Your job as a person, as a couple, in healthy diet, exercise and meditation should be done by you. Rest of medical help we are there to do. So don't have so much thought कि uterus should not get opportunity only. Keep your mind free, keep your mind stress free. 60% of you can have your desired result very easily. मैम जैसे कुछ वुमेन्स होती हैं जिनका ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो और उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें एज ए डॉक्टर आप फिर कहाँ से स्टार्ट करते हो टेस्ट करना या फिर किस तरह से आप उन्हें कंसल्ट करते हो? If they have done all the tests, my job is done. No point in keep on doing same tests again and again. Then we should ask them to focus on lifestyle. See, in places like Bangalore, people are so much busy that they don't have couple time. They don't have time to have regular sex. Then I say, if you just only target ovulation, out of 10, there is only 1% chance that you will conceive. So, for conceiving, first basic thing is give time to each other and have regular sex rather than targeting only ovulation. Second thing, with every month they follow a lot of myth. Don't eat pineapple, don't eat papaya, don't sit down, don't do this exercise. Please, till you get pregnant, don't behave as a pregnant. For any natural process, if you want it to be natural, you have to be natural mentally and physically. That's why if you see, if you keep increasing your expectation, only face of doctor is changing with every 6 months rather than you getting the result. When you give up unnecessary thought, unnecessary stress, just go for some temple visits, you attend some marriage, or just forget everything and focus on your exercise and food, you people are coming back to me with positive result. So magic is not in hand of your doctor, it's with you. Please do that. Oh, very nice, ma'am. And suppose, ma'am,
कि कोई कपल हैं जो ऑलरेडी मतलब जो बहुत अपने करियर एस्पिरेंट हैं और अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और वो उन्हें अभी बच्चा उन्हें नहीं प्लान करना, बट एट सम पॉइंट कि वो बच्चा चाहते हैं, तो इन दैट केस वो मतलब आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि वो क्या मतलब उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो क्या क्या चीजें मेडिकल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो वो अवेल करके वो मेक श्योर कर सकते हैं कि जब वो अपनी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करें तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दे उन्हें। See, if you are not planning to get married, you are focused on too much on your work, career, that's good thing. India is fourth economy because of that only. So that's good thing. But if you can get your fertility checked, you can get your general health checked. So that if you feel that it's declining fertility, you can preserve your egg. If you preserve your egg, at least that will be fixed. So when you plan at the age of 38, 39, 40, you can utilize that egg for conceiving. Same thing I say, to get at least semen analysis and general health test done. And if you are waiting, don't waste the remaining things. Focus on diet, exercise, because you are eating food every day. You can afford 1 hour or 30 minutes of exercise or weekends exercise. So whatever good is remaining, maintain that, so that when you are ready mentally, physically, it will help you. So don't spoil the remaining goodness. If your marriage is not in your plan, go for preserving of your egg, or you can preserve your sperm also, so that at least basic is covered for you. Oh. So ma'am, like preserving egg, so क्या ये है कि इसमें मतलब कोई फिक्स अमाउंट है कि हमें कितना एग प्रिजर्व करना है, एंड इट्स 100% मेक श्योर कि लाइक हाँ ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा? सी 100% तो कुछ भी नहीं है लाइफ का, लेकिन इट्स बेटर। होता क्या है कि जब कितना एग प्रिजर्व इज नॉट दैट नंबर, इट्स लाइक कि वो स्टिमुलेट करते हैं, और जब वो एग रिट्रीव करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एग जितना मिलता है उसको प्रिजर्व कर देते हैं। इफ यू हैव गुड AMH then you will get good number. At least if you get 5-6 also good quality of egg, in that even if you utilize 1-2, that's good. And 100% success is not there, but it's better than nothing. Yeah, there is right. some solution. Okay. So मैम जो ये एग फ्रीजिंग का प्रोसेस है, I think it's a very costly, it's not affordable for everyone. Can you give some light But on that? those girls who is too much in career can afford it. They are earning, right? If they are working hard, then they are earning also. And if they are earning, it will be very small. That's what I told. India is still a most affordable place. Yeah, that's true. That's a valid point. Like if she is earning and that's what she planned, not having baby at the earliest, so yeah, obvious. But like, can you give some light, like how much cost for it? It varies from person to person. Okay. And frankly speaking, I don't see the bill, but it won't be more than 1.5. Okay, 1.5 lakh. Yeah. मैम जैसे कि जब रिपोर्ट्स में 0 स्पर्म काउंट आता है, या फिर बार बार ट्राई करने के बाद भी कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं और वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और फिर वो डॉक्टर्स के पास आते होंगे, तो उस टाइम पे आप उन्हें कैसे कंसोल करती हैं, कैसे उन्हें आप हिम्मत देती हैं? देखिए 0 स्पर्म प्रोड्यूस होता है स्क्रोटम में, फिर ऑल द वे थ्रू द एब्डोमेन थ्रू द स्मॉल पाइप इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द मेल प्राइवेट पार्ट। तो 0 स्पर्म काउंट का मतलब ये नहीं है कि उसमें स्पर्म नहीं है, मे बी कि स्पर्म जहां जिस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है उसमें कहीं ब्लॉक है, दैट्स। और ऐसा नहीं है कि 0 स्पर्म मतलब कि उसमें स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। तो हम लोग कुछ हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, जैसे FSH, टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल। फिर वो टेस्टिकुलर जहां स्क्रोटम में जहां टेस्टिस होता, दैट्स प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म होता, उसका बायोप्सी लेकर देखते हैं, जिसको टीसा कहते हैं। तो 0 स्पर्म मींस नॉट टू गेट होपलेस, देयर इज स्टिल टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड एनफ कि हम लोग टीसा करके और इक्सी करके स्पर्म निकालकर still through the IVF they can conceive. So this is 0 sperm is not the end of road.
to have a child, it should be evaluated further. मैम ये IVF टेक्नोलॉजी जो है, दिस इज अ वेरी booming terms nowadays in this pregnancy journey. So can you give me some detailed knowledge about the IVF? What is this, and like what is the process behind this, and when we go for the IVF? IVF is one of the steps to conceive. Okay. There is a lot of taboo. There is a lot of negative perception in the society, because still they take bearing a child as a performance pressure rather than just the function of reproductive organ. Yeah. That's why people take a lot of emotional toll when we tell IVF. They feel that no, this baby is not mine. This baby is your genetically. Only egg and sperm is not able to meet naturally because of blockage in the release of sperm, or blockage in the fallopian tube, or blockage in the path through the mouth of uterus to the fallopian tube, or because of some reason if egg is not able to develop properly. In those cases, if we try other method and if it doesn't work, then we go for IVF. In IVF, it is the egg of your wife and your sperm that is fused outside when a small embryo is formed, and it is kept inside the uterus to grow it. So IVF is one of the methods to conceive your own genetically and healthy child, as you conceive through the other method. Okay, so no harm in getting it done. See, when we have heart attack, we don't think so much. We go to the doctor, we follow what doctor says. But when it comes to conceiving, we unnecessarily get depressed, distressed and anxious. Take it if need is there. I'm not saying everyone should get it done, but need is there, rather than just wasting and time and money here and there trying everything. If that is the best for you, please get it done without much tension. Support it with healthy mind and healthy body so that your treatment should succeed. So ma'am, like IVF में मतलब, you correct me if I am wrong, या ये myth है कि कहते हैं कि जो IVF बच्चे पैदा होते हैं like a test tube baby, they are more intelligent than the natural baby जो बच्चे होते हैं, तो क्या ये right है या only myth है? ये myth है, और दोनों में ही बेबी होते हैं। दोनों में ही बेबी जो है कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके मेंटल कैपेसिटी और क्या एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उस पर डिपेंडेंट होगा। बोथ आर सेम। मतलब ऐसा मैंने सुना है कि जो वो लाइक अ टेस्ट ट्यूब बेबी तो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कहते हैं। ये मिथ है। और मैम IVF के थ्रू मतलब कहते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब उनमें आप चाहो तो उनके ब्लू आईज और उनको आप जैसा आपको बच्चा चाहिए एकदम गोरे चिट्टे वैसे टाइप के, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को जैसा आपको चाहिए वैसा प्लान कर सकते हो, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग? सी, हम सब अभी भी अपने जैसा ही बेबी चाहते हैं। अगर हम एकदम इंग्लिश लुक नहीं है और हमारा बच्चा इंग्लिश लुक रहता है, तो इट विल रेज मोर डाउट देन द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग। सो वी वांट बेबी लाइक अस। सो ये जो जेनेटिक रिमॉडलिंग ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब मेडिकल र्यूमर है। इट्स जस्ट फन, एंजॉय इट। सो थैंक यू मैम। अगर किसी को बड़े फाइब्रॉइड्स हो और आफ्टर ऑपरेशन, क्या उसका यूटरस इतना स्ट्रांग होता है कि वो 9 मंथ बेबी को कैरी कर सके? यस, with increasing incidence of hormone imbalance and late marriage and late childbearing, अब यूट्राइन फाइब्रॉइड सर्जरी बहुत कॉमन हो गया। ओके, तो many times if uterine fibroid are in inner layer of the uterus, तो उससे तो conceiving difficulty भी आता है। तो removing is very very important to save the blood and keep the uterus in proper shape to conceive। तो और इसके बाद भी लोग
इजीली 9 मंथ कैरी कर सकते। और मोड ऑफ डिलीवरी, अगर फाइब्रॉइड ऑन आउटर वॉल ऑफ द यूट्रस है, इट डजंट इम्पैक्ट, दे कैन कंसीव, दे कैन कैरी 9 मंथ एंड दे कैन डिलीवर ऑल्सो। So rather than suffering and thinking unnecessarily कि removal of fibroid will damage my uterus, please get it done. Please get surgery done. Don't suffer. It will help you in conceiving. It will help you in keeping baby 9 months. And your mode of delivery will be decided because of situation of the pregnancy at that time, rather than one big outer wall fibroid is removed. So no, it doesn't affect the capacity of uterus. सो मैम मोड ऑफ डिलीवरी लाइक सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी, तो इस पे तो ऑलवेज बातें चलती रहती हैं एंड द फॉर डॉक्टर एज अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू मोड ऑफ डिलीवरी इज डजेंट मैटर, दे ओनली नीड अ गुड एंड हेल्दी बेबी। तो मैम जैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है, सी सेक्शन होता है, तो क्या मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी हुई उसके बाद सी सेक्शन तो हम कर सकते हैं, बट क्या दूसरा सी मतलब पहला बेबी हमारा सी सेक्शन के थ्रू है तो क्या दूसरा भी हमारा सी सेक्शन के थ्रू ही होगा या फिर नॉर्मल हो सकता है? दिस इज ऑल्सो मिथ। ओके, पहले था फर्स्ट सिजेरियन तो ऑलवेज सिजेरियन, या राइट, लेकिन अब नहीं। देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेजाइनल बर्थ इफ देर इज फर्स्ट सिजेरियन। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ बेबी एट 9 months, situation of the pelvis and uterus, placenta, that decides mode of repeat normal, that is called VBAC or cesarean. So it is not true कि first cesarean means always cesarean. People can try vaginal birth if there is first cesarean. Only thing it is it all depends on the medical circumstances at 9 months. okay, so like how much difference should be between the two child? 2 years. 2 years, like if suppose first child is the C-section, then after 2 years like the woman is ready for the normal delivery also. Yes, they can conceive and deliver. Oh, very nice. अब मैम सी सेक्शन के बाद स्कार टिश्यू और पाउच की प्रॉब्लम हमेशा वुमेन्स को रहती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो क्या इसका कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है? देखो, हम लोग बहुत ब्लेम करते हैं मोड ऑफ डिलीवरी को। पाउच इज बिकॉज बेबी हैज ग्रोन इनसाइड द यूट्रस, 3 kg baby, 2 kg placenta plus water, so skin will expand, Right. muscle will expand, so whether it is normal or cesarean, pouch will be there Yeah. because it is expanded skin. Skin is like balloon, once you blow, make big and take air out also, it remains expanded. That's the situation of a skin. Skin is for giving a structure, so if we do nice exercise, maintain healthy diet, we can recover to great extent. But whether belly will be bulging post delivery, it is not dependent on mode of delivery, it's the skin. Okay, can we do it like can we remove it by surgical? Plastic surgery is done, but exercise, why to go under knife again and again? We can do exercise, we can do yoga. See Vipasa Basu, see Alia Bhatt, they did. Most of you can do. ओके मैम, जैसे बढ़ती एज के साथ क्या होता है कि स्नीज करते समय या फिर हंसते समय लिटरली मतलब जनरली यूरिन निकल जाता है लेडीज में, क्या इसका कोई इलाज है मैम? Yes, there is that, उसको कहते हैं SUI, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्पेशली जब पोस्ट चाइल्ड बर्थ, जब आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सपैंड करता है, थोड़ा लूजनेस उसमें आ जाता है, और आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो जब भी आप जंप करते हो या खांसते हो या जोर से हंसते हो, तो बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द ब्लैडर स्ट्रेंथ थोड़ा यूरिन लीक हो जाता है। और 80% ऑफ टाइम अगर आप कीगल्स एक्सरसाइज करते हो, लाइक इफ यू पुट पिलो बिटवीन द अपर थाई, स्क्वीज इट, कीप इट स्क्वीज्ड फॉर 10 seconds and release it, squeeze it and release it. If you start doing 3 months after delivery and keep doing throughout your life, नहीं, आप कहीं भी बैठे बैठे भी कर सकते हो, जब आप सोने जाते हो तब भी कर सकते हो, just squeeze and release. So in beginning you can put a sponge ball or pillow, and once you learn which muscle to squeeze and release, you can do while walking also. So start Kegels exercise. That's very important for every woman who has given childbirth. Same thing happens when they get menopausal. Estrogen support is less.
because of stoppage of ovarian function. So these organs are bladder wall and all are a little weak. Vagina is a little dry. To prevent the urinary leakage at that stage also, every woman should be taught how to do Kegels exercise, and they must do it to prevent stress urinary incontinence. If it is so severe कि in spite of doing 3 months, 6 months, you don't feel improvement, you can meet urologist. They can do some small surgery and correct it. Please don't suffer. Please don't feel embarrassed or avoid social life just because you have stress urinary incontinence. Try to correct it with Kegels exercise. If not, get it corrected surgically rather than suffering. मैम 40 की चेंज में हार्मोनल चेंजेस को सेकेंड प्यूबर्टी कहते हैं, और तो ये काइंड ऑफ मेनोपॉज जैसा ही लोग फील करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? See, these days I see a lot of menopause phobia. मेनोपॉज होता नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा एंटिसिपेट करते कि वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं. उसको हम लोग कहते हैं साइकोसोमैटिक. दैट्स वाई दे थिंक सो मच ऑफ मेनोपॉज कि दे स्टार्ट गेटिंग वेजाइनल ड्राइनेस. दे सो मच एंजाइटी कि देयर मूड इज इरिटेबल. दे स्टार्ट गेटिंग स्वेटिंग बिकॉज ऑफ दैट, एंड their period because of so much stress in mind, just because post menopause they think that life is done. It's not done at all. My 80-year-old mother-in-law is living life beautifully. My 70 years mother is also living. I have seen all my ajis and they lived beautifully. No, life was done. Only we educated big city people suffer from menopause phobia a lot, and in turn we suffer psychosomatic rather than reality of the situation. Please don't anticipate what's not existing. It is a natural progression. Period came, period will stop, life will go on. So keep enjoying, keep investing time in your good mental and physical health rather than worrying about it. So ma'am, do you think knowledge creates more fear? Misutilization. Just like these days I see people coming with a lot of clarity of mind. They read on ChatGPT, they discuss with me, they understand and they do better. But when they go in imagination, because when you reach 40 you have seen a lot of in life and your kids are to settle to some degree, so you start getting free time, empty nest type. You feel that the kid that was always hanging with you is with friend now. So you start feeling empty nest. If you are at home, then your husband is much busier, whatever he was there when you were 25, 30. So you have a lot of time to waste. Or to, in other way, we can say to suffer. So many educated women, they can always utilize their time in better way. But gravitating towards negative, unnecessary fear is very easy, and somehow we land up in choosing easy path. So get out of menopause phobia. It is not going to squeeze beauty of life out of you. You are going to remain same beautiful lady what you were in 30s, and you will be same in 50s also. Doesn't matter, according to me, a gynecologist. Thank you, ma'am. Very nice. So, ma'am, now, like, what message you want to give to moms and young girls? So, please give some message for young girls and moms. Live your life. Live your life beautifully. Nowadays, you are educated. Your parents are supportive. You have enough money to utilize it beautifully in betterment of mental, physical health, doing better to the society rather than suffering silently. Please utilize your time, enjoy yourself and make your society better. So ma'am, do you think कि अभी AI का टाइम है, रोबोटिक्स का टाइम है, तो हम 2030 तक क्या पता यूट्रस लैब में ग्रो करने लगे? नहीं, नो 2030 तक बिल्कुल नहीं करेंगे और 2050 तक भी नहीं करेंगे. बिलियंस आर गेटिंग इन्वेस्टेड इन स्टेम सेल टू क्रिएट. अगर क्रिएट करना ही होगा तो पहले लोग हार्ट,
किडनी, लिवर क्रिएट करेंगे। Yeah. यूट्रस विल नेवर बी इन द प्रायोरिटी। सो जो अपना यूट्रस है उसका हेल्थ अच्छा रखते हैं एक्सरसाइज से, फूड से, मेडिटेशन से। यूट्रस विल नॉट बी सो इजीली रिप्लेसेबल स्ट्रक्चर, Oh. सो कीप इट सेफ। तो मैम आपने तो अपनी ये 20 इयर्स के करियर में मतलब आपने हजारों डिलीवरीज की हैं, मतलब इतने लोगों के घरों को रोशन किया। मैम आपने कभी अपनी लाइफ में मिरेकल देखा है? आपके साथ कुछ मिरेकल आपके इस प्रोफेशन में? मैं तो डेली सोचती हूँ कुछ ना कुछ होता है। Many a times I feel that oh, this report is so bad. How will they proceed? And I deliver very beautiful baby at the end of 9 months. So I do my best, but I always believe in Krishna, God, कि He is there. Many a times I do very complicated surgery where getting back to life looks difficult, but people go with a smile out of this hospital. I see miracle in them. So yes, I am a doctor, I operate, but miracle, God's magic is always there to make my hand successful, and I am really grateful for that. So ma'am, now we will play a rapid fire. So you have only the 5 seconds. Okay. So let's start. मैम नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, एज ए डॉक्टर आपको किसमें ज्यादा पीस ऑफ माइंड? Safe delivery में safe delivery matters, more doesn't. और वो एक ग्रैंड माँ का नुस्खा जो या एक मिथ जो आप डेली मतलब मोस्टली सुनती हो अपने पेशेंट से? They don't give fruits, vegetables, salads, and enough liquid and curd to the woman who had just now delivered. She is awake. If she doesn't eat properly, if she doesn't drink properly, from where she will recover? Food is required for recovery. Hydration is important for her and her to produce milk for her baby. If she doesn't eat fruits, vegetables, salad, curd, her milk is not going to be of good quality. She is not going to recover. So please don't stop giving post-delivered lady fruits in name of baby will catch cough, cold and all. It doesn't happen. She can eat curd without any harm to her health and her baby health. So please avoid this myth if you can. ओके मैम। तो मैम किसी कपल का बहुत ही वियर्ड और फनी क्वेश्चन जो उसने आपसे पूछा हो? बहुत सारे मुझे सरप्राइज करते हैं। ओके। Very remember, I just laugh off. Okay. Just like one lady she was bleeding a lot, and she told ki after she needed uterus removal, then she told ki doctor, I think I'm not a woman anymore. Can I transplant uterus? मैंने कहा ब्रेन कर लेते हैं पहले। मैम मॉर्निंग सिकनेस ये सिर्फ मॉर्निंग में होता है या एक तरह का वो है मिथ है? मॉर्निंग कभी भी एसिडिटी होगा तो सिकनेस होगा। Okay. जैसे ये जनरल कॉन्सेप्ट कि एसिड सर चढ़ता है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन ऑफ नाइट, ज्यादा पित्त मॉर्निंग में जमा होगा तो मॉर्निंग सिकनेस होगा। अगर दिन में अच्छे से नहीं खाओगे तो इवनिंग सिकनेस होगा। इट कैन बी सिकनेस कैन बी एनी टाइम बिकॉज ऑफ पित्त कलेक्शन इन प्रेगनेंसी। ओके। एंड मैम इफ यू रिमेम्बर बॉलीवुड की कौन सी ऐसी मूवी है जिसने डॉक्टर्स के प्रोफेशन को बहुत ही अनरियलिस्टिक दिखाया हो? 3 इडियट। मुझे तो इतने सालों में पता नहीं चला कि वो वैक्यूम वैसे कैसे यूज किया। मैं जब भी यूज करती हूँ एटलीस्ट फ्लिकर ऑफ सेकेंड आई थिंक अरे माई पेशेंट शुड नॉट थिंक आई एम डूइंग द सेम। केक का पीस या एक्सरसाइज आपका चीट डे? डिपेंड्स ऑन द डे, माई मूड। अगर डॉक्टर दीपमाला डॉक्टर नहीं होती तो हम आपको किस प्रोफेशन में देखते? डॉक्टर ही, ऑब्स्टेट्रिक। दैट्स वाई जब मैं पीजी के लिए गई तो मुझे हस्बैंड ने कहा कि अगर ओबीजी नहीं मिला तो क्या लोगे? तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करूंगी। ओके। और
ऐसी 3 चीजें बताइए जो हर एक प्रेग्नेंट वुमेन के बैग में होनी चाहिए। They should have one snacks का डब्बा, healthy snacks का डब्बा, जिसमें एटलीस्ट रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स या कुछ फ्रूट्स रहे उसके पास। They should always carry a water bottle, जिसमें कभी जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, बटर मिल्क रख लिया, नींबू पानी, so that wherever they go, they should keep munching something to avoid acidity and keep energetic, and they should keep hydrating themselves. And there should be always a kerchief so that basic hygiene can be maintained, and they should not catch infection. They should keep wiping their hands. घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, दादी का नुस्खा या डॉक्टर का नाइटमेयर? दोनों घी खाने से नॉर्मल नहीं हो जाता, हम लोग पोस्ट डिलीवरी बहुत चबी हो जाते हैं। अच्छा, घी इन मॉडरेशन इज गुड, टू मच अननेसेसरी। ओके, अगर आपको किसी मेल को प्रेगनेंसी का दर्द समझाना हो तो आप उसे कैसे मिसाल देंगी? मैं शुरू से अंत तक उसको लेबर रूम में अपनी वाइफ के साथ छोड़ दूंगी, दोनों समझ जाएंगे। वो कौन सी क्रेविंग है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज्यादा अजीब लगती है? पाइका, they keep just like some people keep eating bricks, some people eat mud. They know कि इससे हार्म ही है, फिर भी पता नहीं, they get restless, they start getting headache if they don't eat. एंड ऐसी एक इंग्लिश मूवी जो हर एक प्रेग्नेंट कपल को, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और को देखनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को मुझे तो लगता है उनको हर फनी मूवी देखनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ओके मैम, सपोज आपको वन डे के लिए हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे बड़ा क्या बदलाव चाहेंगे मेंस हेल्थ को लेके? I will start in all health obstetric setup. I will keep a small gym. Because nowadays we are focusing on food. Food is provided. Yeah. Medicine is provided. But when they come to their checkup, if there's some exercises are also introduced in government setup, at least those women will do some meditation, some yoga, so that whenever they have time at home, they can do that also. We are focusing on physical health, but not mental health of the women. So I would like to have, along with the doctor, medicine or food things, someone to teach them small yoga, meditation also. Okay. In all healthcare centers. So, ma'am, tell in one word, motherhood is sacrifice or blessing? Motherhood is one word. Beautiful journey. Beautiful journey. Oh, very nice, ma'am. You played in a very nice way. Thank you so much, ma'am. So, ma'am, like, can you tell me what is the difference between the government sector and the private sector in medical field? Government sector is also evolving a lot. Okay. But they are loaded, crowded. So, and nowadays people don't have that much time. Okay. So they need their care should be done as early, as immediately as possible. That's why if you want to go to, because of your affordability issue, government sector also, you will not be suffering in the quality of care. But if you want to save your time, if you want to have more comfortable treatment method, then you go to private sector. See, nobility of the medical profession is treatment doesn't vary too much. Only your comfort varies. Okay, ma'am. So, ma'am, do you think कि गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर्स के लिए अभी क्या-क्या चीजों को और चेंज करने की जरूरत है? Because I can see a lot of doctors are loaded with files there. Okay. उनको और सब वर्क, मेंटेनिंग द सर्वे, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा लोडेड हैं। सब कुछ डॉक्टर ही करते हैं, जबकि डॉक्टर को अगर केवल ट्रीटमेंट पार्ट पर छोड़ दिया जाए तो अननेसेसरली टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी नहीं होगा, तो पेशेंट का क्वालिटी केयर इंप्रूव हो जाएगा। डॉक्टर शुड डू मेडिकल पार्ट,
Okay. Other people should do other part. Okay, whatever is their focus area. If they focus too much on paperwork, then who will treat? And how come in limited time both can be done with good quality? Difficult. Yeah, okay मैम. So मैम, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को अपने मदरहुड जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए डॉक्टर दीपमाला से मिलना हो तो मदरहुड हॉस्पिटल में इनसे कंसल्ट कर सकते हैं. और क्यों करें, मदरहुड में डॉक्टर दीपमाला से क्यों कंसल्ट करें? Very simple. I believe in simplifying the fact. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पीपल को लोड कर दो अननेसेसरी मेडिकल टर्म एंड कंडीशन से. I enjoy taking care of my people under my care for 9 months. तो अगर स्ट्रेस फ्री, प्लेजेंट एंड स्मूथ 9 मंथ के लिए, पोस्ट प्रेगनेंसी हेल्दी केयर के लिए, डॉक्टर दीपमाला is the passionate doctor available for you. You can contact me anytime in Motherhood Hospital, Sarjapur Road or Electronic City. I am there to make your medical part or journey smooth, and we have a good team of pediatrician, dietitian, physiotherapist, psychological counselor that they can take care of you beautifully. Believe in it. Without any stress, without any second thought, you can contact us. And what else? A beautiful 9-month, happy and healthy mother, baby and family. That's our goal. Yeah, very nice ma'am. And whoever is listening this podcast and who stay in Bangalore, and if you want, or any new couple who want to start their beautiful journey, they can start with the Motherhood Hospital in the care of Dr. Deepmala. Thank you. So actually I have 2 kids and both delivery is done by Dr. Deepmala and it was so smooth, so beautiful. So that's what it's my personal recommendation. You can contact with her and you make your this journey very beautiful, very smooth. Thank you so much ma'am, आपने इतना valuable time हमें दिया and आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप डायरेक्ट ओटी से यहाँ पे आई और आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया. हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट. थैंक यू सो मच मैम. A pleasure was all mine taking care of her 2 times and now also. I really enjoyed it. A lot of best wishes for you and have a great future. Thank you ma'am. Thank you so much.